हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूं। तारीख थी 22 अगस्त 2016। शाम होते होते एक खबर पूरे फिरोजाबाद शहर में आग की तरह फैल जाती है। ये खबर थी शहर के सबसे बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे के गायब होने की। पूरा परिवार और प्रशासन उस लड़के को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। इसी बीच परिवार वालों के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। लड़का किडनैप हो गया था और ये हाल ही के दिनों में हुई सबसे बड़ी किडनैपिंग थी और फिरौती की डिमांड भी काफी बड़ी थी, पूरे 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना। मामला पुलिस तक पहुंचता। उसके बाद इस केस में कुछ ऐसा होता है कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस किडनैपिंग को जिसने भी अंजाम दिया उसके बारे में जानकर एक पल के लिए तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है और इस केस में आगे क्या क्या हुआ और इस अपहरण को किसने अंजाम दिया और अभी फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है, ये सब हम जानेंगे एक सिलसिलेवार तरीके से। इस केस को जिसने भी अंजाम दिया उस व्यक्ति के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की है। देश में सबसे ज्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में ही होता है। यही वजह है कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। इस फिरोजाबाद में अतुल मित्तल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े चूड़ी कारोबारियों में भी की जाती है। इन्होंने रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अतुल मित्तल का एक बेटा भी था जिसका नाम आदित्य मित्तल था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्तर पर ही करने के बाद आदित्य बेंगलोर जाकर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA तक की पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर 2014 में वापस फिरोजाबाद आ जाते हैं। यहाँ आकर वो अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए ओम ग्लासेस इस नाम की कंपनी में ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं। पूरे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर पूरे परिवार को किसी की नजर लगती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य मित्तल हर रोज की तरह 22 अगस्त 2016 को भी सुबह के लगभग 8:30 बजे जिम जाने के लिए अपने घर शांति भवन से अपनी कार से निकलते हैं। वो रोजाना टुंडा थाना क्षेत्र के ऑर्किड ग्रीन जिम में जाया करते थे। जिम जाने के बाद अक्सर आदित्य जिम से ही सीधे ऑफिस चले जाया करते थे और काम संभालना शुरू कर देते थे। मगर 22 अगस्त 2016 को आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। ऑफिस से जब उनके मोबाइल पर कुछ लोग फोन करते हैं तो आदित्य का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। लोगों को लगता है शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ निकल गए होंगे, इसलिए ऑफिस नहीं आ रहे हैं। इसलिए कुछ दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर वो आदित्य के बारे में कुछ नहीं बता पाते। अब जैसे जैसे समय बीतता है आदित्य की खोज भी तेज हो जाती है। यहाँ तक कि कई घंटे भी बीत जाते हैं मगर आदित्य का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जिम में पता करने पर कहा जाता है कि आदित्य तो जिम आए ही नहीं हैं। जब आदित्य के परिवार वाले प्रशासन के पास जाकर आदित्य को खोजने की गुहार लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक से आदित्य के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन तक का इंतजार करना। यह मैसेज देखते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैसेज में साफ लिखा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए परिवार वाले चाहकर भी पुलिस की मदद नहीं ले पाते हैं और अपहरणकर्ता के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। इधर आदित्य की किडनैपिंग की खबर सुनकर आदित्य का एक बहुत ही करीबी दोस्त रोहन सिंघल आदित्य के घर आता है और आदित्य के परिवार वालों को बताता है कि मैंने आदित्य की कार नारकी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नगला बीच के इलाके में देखी। रोहन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को ही आदित्य मित्तल की कार बरामद कर ली जाती है। अपहरणकर्ताओं ने अब तक आदित्य के परिवार वालों को अपनी डिमांड के बारे में नहीं बताया था, इसलिए ये सभी बेचैन होकर किडनैपिंग के मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। मगर काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आता है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है मगर कोई मैसेज नहीं आता। हालांकि जब अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो जाता है तभी रात में आदित्य के चाचा के पास एक बार फिर से अननोन नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम आदित्य को सही सलामत और जिंदा वापस चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके 10 करोड़ का इंतजाम कर लो, फिर मैं फोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। अमूमन किडनैपिंग के केस में 10, 20 या 50 लाख तक की डिमांड की जाती है, मगर आदित्य को किडनैप करने वालों ने पूरे 10 करोड़ की फिरौती की डिमांड की थी। फिरौती की रकम इतनी बड़ी थी कि आदित्य के परिवार वाले चाहकर भी इतनी बड़ी रकम का जल्द से जल्द इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। उधर किडनैपर्स लगातार हिदायत दे रहे थे कि तुम पुलिस के पास गए तो अच्छा नहीं होगा,
था, इसलिए परिवार वाले पुलिस तक भी नहीं जा पाते। थक हार कर परिवार वालों की ओर से अब फिरौती की रकम कम करवाने की कोशिश की जाने लगती है। ये लोग किडनैपर्स से पैसे कम करने की काफी गुहार लगाते हैं, मगर वो 10 करोड़ से 1 रुपए भी कम करने के लिए तैयार नहीं होता। कुल मिलाकर परिवार वालों के लिए 10 करोड़ का इंतजाम करना फिलहाल तो नामुमकिन था। दूसरी तरफ किडनैपर 10 करोड़ से कम में मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए अब आदित्य के परिवार वाले फाइनली पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। आदित्य के परिवार वाले तुरंत टुंडला थाने में जाकर आदित्य की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्योंकि ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस की कई टीम तुरंत एक्टिव होती है और आदित्य की खोजबीन शुरू कर दी जाती है। रोहन समेत आदित्य के जितने भी करीबी दोस्त थे, सभी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, मगर किसी भी दोस्त के पास आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात उसी उथल पुथल में बीत जाता है, मगर आदित्य का कहीं भी पता नहीं चलता। इसी बीच अब 23 अगस्त 2016 को एक बार फिर से किडनैपर्स आदित्य के चाचा से कांटेक्ट करते हैं और इस बार अपनी डिमांड बदल देते हैं। पहले किडनैपर्स ने 10 करोड़ की मांग की थी, मगर इस बार वो कहते हैं कि अब मुझे 30 किलोग्राम सोना चाहिए। 30 किलो सोना। तुरंत पुलिस को किडनैपर्स की इस नई डिमांड के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस वाले भी इस डिमांड के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि फिरौती के रूप में गोल्ड की डिमांड इस बात की ओर इशारा करी थी कि शायद इस अपहरण को किसी बाहरी गैंग ने अंजाम दिया है, इसलिए वो फिरौती के रूप में गोल्ड की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस वाले अपनी जांच का तरीका बदलते हुए कई दूसरे एंगल से जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, उधर परिवार वाले भी अपनी तरफ से अपने बेटे की तलाश जारी रखते हैं। अब परिवार वाले अपहरण से पहले के घटनाक्रमों को याद करते हैं तो आदित्य की मां को याद आता है कि अपहरण की घटना से ठीक एक रात पहले यानी 21 अगस्त की रात आदित्य का दोस्त रोहन उसके घर पर आया था। दोनों ने काफी देर बातचीत की थी। इसी बातचीत के दौरान रोहन आदित्य की मां के सामने ही सुबह रोहन के साथ जिम जाने की भी बात करता है। इस बात की याद आते ही तुरंत अब एक बार फिर से आदित्य के परिवार वाले रोहन से फोन पर बात करते हैं और उससे आदित्य के साथ जिम जाने वाली बात के बारे में पूछते हैं। इस सवाल पर रोहन कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता और तुरंत फोन काट देता है। रोहन की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों का माथा ठनक जाता है और उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। अब वो दोबारा फोन करते हैं, मगर इस बार रोहन ठीक से बात नहीं करता। इसके बाद रोहन के भाई को भी आदित्य के परिवार वाले फोन करते हैं, मगर वो भी ठीक ढंग से बात करने के बजाय तुरंत फोन काट देता है। अब शक की सुई घूमकर सीधे रोहन और उसके भाइयों पर आ जाती है। इसलिए आदित्य के परिवार वाले अपहरण की घटना के 2 दिन बाद आदित्य के दोस्त रोहन, उसके भाई पवन सिंगल और उसका एक दोस्त अर्जुन पर ही आदित्य के अपहरण का शक जताते हुए टुंडला थाने में ही अपहरण की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि इसी बीच अपहरण के 3 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2016 की शाम पास के ही शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के बुरा स्थित बूढ़ा नहर में स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश देखने जाने की खबर मिलती है। जल्द ही उस लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये लाश एक नौजवान की है। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जो कि आदित्य के अपहरण की घटना की जानकारी आसपास के सभी जिलों में ही दर्ज हो चुकी थी, तो आदित्य की तस्वीरें भी मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी थी। उस आधार पर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी और का नहीं बल्कि आदित्य मित्तल का ही शव है। इसलिए शव की शिनाख्त करवाने के लिए आदित्य के परिवार वालों को भी फोन किया जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य के परिवार वाले अस्पताल में जाकर उस शव की पहचान आदित्य के रूप में ही करते हैं। मतलब मित्तल परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। अब तक इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया में भी हो चुकी थी और क्योंकि यह शहर के बड़े कारोबारी के बेटे से जुड़ा मामला था, इसलिए शहर भर में ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी और लोगों ने प्रशासन पर भी जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए पुलिस और भी तेजी से काम करना शुरू कर देती है और आदित्य के शव मिलने के बाद सीधे उन दोनों को ही उठाती है जिन पर परिवार वालों ने शक जताया था। पहले तो रोहन किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल होने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं तो रोहन दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है। ये सच्चाई दोस्ती के रिश्ते को तार तार करने वाली थी। रोहन सिंह द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक रोहन भी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता भी शहर के जाने माने एक गत्ते के व्यापारी थे। बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए रोहन आदित्य की तरह ही रियल एस्टेट में बिजनेस में ही उतरने का फैसला करता है और वो एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में काफी पैसे लगा देता है। फिरोजाबाद में ही जलसे रोड पर वो कर्मयोगी नाम का एक रेजिडेंटल कॉलोनी भी बनाता है। रोहन को इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस में तगड़ा नुकसान होता है। जिनसे भी कर्ज लेकर रोहन ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, अब वो रोहन पर पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगते हैं। रोहन और उसके साथी अपने स्तर से और पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाते।
इसी के बाद उनके दिमाग में किडनैपिंग के जरिए पैसे हासिल करने का शैतानी ख्याल आता है। इसी के बाद रोहन अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को ही किडनैप करके पैसे ऐंठने का आइडिया अपने दोस्तों को देता है। दरअसल रोहन सिंघल और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग 1 साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी इनका होता था। इस कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का भी अंदाजा अच्छे से हो गया था। क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था, इसलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलवाता है कि अगर हमने आदित्य को किडनैप कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए हमें मुंहमांगी कीमत देंगे। फिर उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्जा चुका सकते हैं। इसी के बाद आदित्य के हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखने के लिए रोहन आदित्य के और करीब आ जाता है और उसके घर आना जाना और उठना बैठना भी शुरू कर देता है। इसी साजिश के तहत वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने से पहले 21 अगस्त 2016 की रात भी आदित्य के घर आता है। रोहन सिंघल के खुलासे के मुताबिक जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में ही उसे रोहन मिलता है। रोहन उसे रोककर कहता है कि आज जिम जाने की बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस पर चलकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, रोहन सिंघल भी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था, इसलिए उसके पास लाइसेंस भी था हथियार रखने के लिए और एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था। इसलिए आदित्य शूटिंग प्रैक्टिस की बात सुनकर रोहन के साथ उसके जलेसर रोड वाले फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब आदित्य रोहन के फार्म हाउस की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि थोड़ी दूर आने के बाद रोहन आदित्य से रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। पूछने पर रोहन कहता है कि इधर मेरा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां थोड़ा सा काम है, वहां से आकर फिर हम लोग फार्म हाउस पर चलेंगे। रोहन के इतना कहने पर आदित्य अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ देता है। जैसे ही वो दोनों उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, पहले से तैयार रोहन के भाई और दूसरे दोस्त तुरंत आदित्य को अपने कब्जे में लेकर हाथ और पैर बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेट देते हैं। इसके तुरंत बाद पहले से तैयार बेहोशी का इंजेक्शन आदित्य को दे दिया जाता है। इसी कारण थोड़ी ही देर बाद आदित्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसी के बाद रोहन एक फर्जी आईडी से कुछ दिन पहले लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हुए आदित्य के चाचा को फोन करते हुए आदित्य की किडनैपिंग की जानकारी देता है। आदित्य के चाचा रोहन की आवाज फोन पर इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि फोन करने के लिए आदित्य ने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के मुताबिक किसी का भी शक रोहन पर ना हो, इसलिए आदित्य को किडनैपिंग और बेहोश करने के बाद रोहन प्लान के मुताबिक ही आदित्य के घर आता है और किडनैपिंग की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता है। साथ ही आदित्य की कार के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा रोहन लगातार आदित्य के घर आना जाना जारी रखता है ताकि वो परिवार वालों के मूवमेंट को समझ सके और उसी हिसाब से फैसले कर सके। रोहन पुलिस पूछताछ में आगे खुलासा करता है कि यहाँ तक तो उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जब आदित्य के परिवार वाले पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं तो मीडिया में भी खबर चलने लगती है। स्थानीय मीडिया में जो आदित्य की तस्वीरें चल रही थी वो रोहन के साथ वाली थी। पुलिस की बड़ी सक्रियता से रोहन को अब डर सताने लगता है कि वह पकड़ा जाएगा और उसका राज खुल जाएगा। इसलिए वो आदित्य को और देर तक बेहोश करने के लिए एक के बाद एक बेहोशी के कई इंजेक्शन लगा देता है। लगातार इंजेक्शन लगाने का ये नतीजा होता है कि दवा के ओवरडोज से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत को दूसरा एंगल देने के लिए ये लोग आदित्य का गला भी दबा देते हैं ताकि जांच का रुख बदला जा सके। आदित्य की मौत के बाद ये सभी लाश को ले जाकर पास की एक नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद लाश बाहर आकर बबूल के झाड़ में उलझ जाती है और जल्द ही पुलिस वालों की नजर में भी आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त आदित्य की हत्या करने के बावजूद एक बार फिर से आदित्य के परिवार वालों को फोन करते हुए फिरौती की रकम की डिमांड करते हैं। बाद में वो इस केस को दूसरा एंगल देने के लिए गोल्ड की डिमांड करते हैं। गोल्ड की डिमांड के बारे में पूछे जाने पर रोहन बताता है कि दरअसल उन्होंने जानबूझकर गोल्ड की डिमांड की थी ताकि पुलिस वालों को लगे कि इस अपहरण कांड में कोई विदेशी गैंग शामिल है। रोहन के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस तत्काल रोहन और उसके एक नौकर पवन लाल को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस वहां भी छापेमारी करती है जहां रोहन को बंदी बनाकर रखा गया था। उस जगह से आदित्य को बांधने में इस्तेमाल किए गए जंजीर और रस्सी को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और दूसरे आइटम को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ने रोहन और पवन को तो गिरफ्तार कर लिया था, मगर पुलिस पूछताछ में रोहन खुलासा करता है कि उसकी इस साजिश में उसके भाई पवन सिंघल ने भी साथ दिया था, इसलिए पुलिस पवन सिंघल को भी गिरफ्तार कर लेती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि बेटों की साजिश के बारे में रोहन और पवन सिंघल की मां अनीता सिंघल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने अपने बेटों को ऐसा करने से नहीं रोका, इसलिए पुलिस वाले अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। कुल मिलाकर कई दिनों की जांच के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य का दोस्त रोहन सिंघल, राजमिस्त्री हंसराम गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश, रोहन का भाई पवन सिंघल और रोहन का दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता सिंघल शामिल थी।
इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए ठोस सबूत जुटाना शुरू कर देती है और फाइनली इस केस की सुनवाई भी स्थानीय अदालत में शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा इस मामले में काफी ठोस सबूत जुटाए जाते हैं और बड़ी संख्या में गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत तथा गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट द्वारा अप्रैल 2021 में रोहन सिंघल, पवन सिंघल, रोशन लाल और गोपाल को आदित्य मित्तल की किडनैपिंग तथा हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि रोहन के दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता देवी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इन आरोपियों पर 1.5 से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। फिलहाल सभी अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य का पूरा परिवार दोस्तों पर किए गए भरोसे की कीमत चुका रहा है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम की स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।